हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर के 100 क्वेश्चंस के बारे में कवर करेंगे जो आपकी इलेक्ट्रिकल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने बारीकी से सारे क्वेश्चंस कवर किया है 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में। और इसके बाद आपका सेकंड वीडियो भी आएगा, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें भी हमने जो बचे क्वेश्चन है उसमें हमने कवर किया है। अगर आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो गाइस, तो ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों की आपकी एसएससी जेईई की एग्ज़ाम है और आईटीआई की एग्ज़ाम भी होनी है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज़ के ट्रांसफार्मर में कोर के लेमिनेशन की मोटाई होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ का अगर आपका ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज़ का आपका ट्रांसफार्मर है, तो उसमें कोर की जो लेमिनेशन, जो कोर में हम लेमिनेशन करते हैं, ठीक है, उसकी मोटाई पूछा है। ठीक है, तो जो उसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm होती है। ठीक है, लास्ट वाला आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग है एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, चुंबकीय रूप से ये जुड़ी होती है आपस में। ठीक है, सेकंड वाला आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के मध्य प्रतिरोध होता है। गाइस, आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, उनके मध्य का जो प्रतिरोध होता है वो आपका कितना होता है, मेगा ओम में। ठीक है, फर्स्ट वाला मेगा ओम में उसका प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका कार्य क्या है, तो उसका जो कार्य ट्रांसफार्मर की कोर का उच्च पर गम्यता। ठीक है, उच्च पर गम्यता। ठीक है, उच्च परमिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उच्च परगम्यता को हम परमिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित करता है। गाइस, आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित करता है। ठीक है, काय को स्थानांतरित करता है वो, तो पहला ऑप्शन आपके सामने पावर, फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, ये सभी। तो गाइस, जो ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी ये क्या हो गई, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें क्या करेगा, ये पावर को भी स्थानांतरित करेगा, फ्लक्स को भी स्थानांतरित करेगा और फ्रीक्वेंसी को भी ये स्थानांतरित करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ट्रांसफार्मर की सिंपल कोर में चुंबकीय परिपथ की संख्या होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो सिंपल कोर है उसमें चुंबकीय परिपथ की आपको संख्या बताना है। तो आपकी जो सिंपल कोर है उसमें चुंबकीय परिपथ की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोर निर्माण के लिए हम उच्च चुंबकीयशीलता एवं निम्न हिस्टेरेसिस क्षति जो रखता हो। ठीक है, ऐसा इस्पात हम चुनते हैं, इसमें ऐसी स्टील का यूज़ करते हैं जो जिसकी जो उच्च चुंबकीयशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति हो, ऐसा हम इसमें इस्पात चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, राइट आंसर सी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा होगी। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा होगी, तो इसमें क्या होगी आपकी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। वोल्टेज ई से 90 अंश पिछड़ जाती है। ठीक है, जो शून्य लोड पर जो प्राथमिक कुंडलन की जो धारा है आपकी आई, वो 90 अंश से लैग करती है। ठीक है गाइस, 90 अंश से लैग करेगी। ठीक है, लीड नहीं करती, पिछड़ जाती है धारा। ठीक है, वोल्टेज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं सेकेंडरी कुंडलन में सदैव होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें, तो इसमें क्या होगा, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ इसमें होता है। ठीक है, लास्ट वाला इसका आंसर राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ट्रांसफार्मर की कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कोर निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या आ जाएगा आपका, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ठीक है, क्या बोला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है गाइस, प्रेरित विद्युत वाहक बल की इसमें बात किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ईएमएफ, ये काय पे निर्भर करेगी, टर्नों की संख्या पे, मतलब लपेटों की संख्या पे। सी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो क्या बोला है कि यदि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल है, जैसी कि वो वैसी ही रहेगी, इसमें आपका पूर्ववत ही रहेगी वो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, पूर्ववत रहेगी, राइट आंसर बी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर होते हैं, एम्पलीफायर की तुलना में जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकते। मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी ये क्या लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और पावर को ये प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित करते हैं, चेंज नहीं करते। ठीक है गाइस, ये चेंज नहीं करते। तो आपकी फ्लक्स जो है और पावर जो है और फ्रीक्वेंसी जो है ये इसको प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित करते हैं, चेंज नहीं करते। चल जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकते। ठीक है गाइस, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ट्रांसफार्मर का उपयोग परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। काय के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिकता वोल्टेज खालिस्तान के द्वारा संतुलित होती है। ठीक है, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई जो प्राथमिक वोल्टता है वो खालिस्तान के द्वारा संतुलित होती है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वो कैसी होती है, संतुलित होती है। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के अति तापन के लिए कारण हो सकता है, ट्रांसफार्मर के अति तापन के लिए क्या कारण हो सकता है। गाइस, जब ट्रांसफार्मर जब ज़्यादा हीट करने लगता है तो उसका कारण क्या हो सकता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा है गाइस, बन जाएगा सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक भार। ठीक है, सी वाला राइट आंसर। जब ट्रांसफार्मर में अत्यधिक भार हो जाएगा तो वो ज़्यादा हीट करने लगेगा। ठीक है, अति तापन वही आपका। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। ठीक है, ओमिक प्रतिरोध और चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। तो गाइस, ये जो है एक प्रकार की जो हानियां हैं, ये जो आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। सभी को पता होगा आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब 100% उसकी दक्षता होगी, तो उसमें किसी भी प्रकार की ना चुंबकीय लीकेज होगा ना ओमिक प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड उत्पादन साइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब हम आपके 2 वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जिसमें हम लोड को जोड़ते हैं तो उससे बोला जाता है काय के रूप में जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो उसे हम माध्यमिक पक्ष के रूप में हम जानते हैं। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक पक्ष। ठीक है, मुख्य पक्ष आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो माध्यमिक पक्ष के नाम से जानी जाती है। अब उसके बाद है आपका 19वां नंबर का क्वेश्चन है। परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी कॉइल होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जिसमें क्या बोला है, अपचायक, स्टेप डाउन की बात किया है। ठीक है, अपचायक मतलब स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप आपकी डाउन की बात कर रहा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल उसमें टर्नों की संख्या कैसी होगी, कम होगी, तब भाई वो क्या है, स्टेप डाउन करेगा। तो इसमें क्या है, मैं प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा कम लपेट में होती है। उसमें क्या होगी, प्राइमरी कॉइल की जो अपेक्षा सेकेंडरी में कॉइलों की संख्या कैसी होगी, कम होगी, टर्नों की संख्या। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होता है। सेल टाइप की बात किया है तो सेल टाइप का जो है ई और आई प्रकार की इसमें कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर इसका राइट आंसर, ई और आई प्रकार की कोर का इसमें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति पर एमएच, ठीक है, मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित मतलब क्या होता है, डिजाइनेटेड ट्रांसफार्मर में जब कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो उसमें बोला है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की कोर का प्रयोग करेंगे, मेगाहर्ट्ज की बात किया है। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज। तो अब मेगाहर्ट्ज क्या हो गया, उससे बड़ी यूनिट हो गई। तो उच्च आवृत्ति की बात किया है तो उसकी जो कोर है वो काय की होगी, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है,
तो उसमें उसकी जो कोर है वो आपकी वायु कोर उसमें यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो उसमें वायु की कोर आप यूज़ करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता होती है। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितनी होगी? जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टता होगी वो एक दूसरे से 180 अंश पर होगी, फेज। ठीक है, पहला वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 kVA 210 वोल्ट 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको करंट की गणना करना है। 1 kVA का आपका ट्रांसफार्मर 200, जिसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में 240 वोल्ट की सप्लाई है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 120 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई है, तो उसमें करंट की गणना आपको करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.33। ठीक है, 8.33 एम्पियर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा। ठीक है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल अगर जल जाती है, ओपन सर्किट हो जाती है, तो वह क्या प्रदान करेगा? यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसकी जो दक्षता है लगभग आधे के समान हो जाती है। मतलब डेल्टा ट्रांसफार्मर की यदि एक कॉइल अगर आपकी जल जाती है तो वो ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा, और उसमें 2 फेज कार्य करेंगे, एक फेज आपका कार्य नहीं करेगा। तो उसकी जो दक्षता है लगभग आधी दक्षता के समान हो जाती है, तो क्या हो जाएगी? 58% उसकी शक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 3 होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ऑटोमोबाइल्स में वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो गाइस, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटो ट्रांसफार्मर आपका, जिसमें सिंगल वाइंडिंग लगी होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टता एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रही हो तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैंने आपको बताया हूँ कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग लगी होती है, और उसमें हम आपका टेपिंग लेकर के उसमें आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, राइट आंसर आपका बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है? कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है? ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग पूछा है, तो गाइस इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा? टोंग टेस्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोंग टेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में प्रयोग किया जाएगा? यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है आपका यंत्रों एवं रिले आदि में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला डी आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विभव ट्रांसफार्मर में से वोल्ट मीटर की वियोजन के समय आपको कौन सी सावधानी चाहिए? ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर से वोल्ट मीटर के वियोजन के समय आपको कौन सी सावधानियां चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभव ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्मिनल का जो विवृत है उसे विद्युत रोधन करना है। ठीक है, आपका इसमें क्या है? पहला वाला राइट आंसर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग है। ठीक है, मानक रेटिंग आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 31 है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 230 वोल्ट व 400 वोल्ट, सॉरी 100, इसका क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्वेश्चन हो गया था ये एक्चुअल में, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान होंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 230 वोल्ट व 415 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग होती है।
पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली जो वाइंडिंग होती है वो निम्न वोल्टता वाइंडिंग होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है। वितरण ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है, वितरण की बात किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, कौन सी शीतलन विधि का हम इसमें यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सी शीतलन विधि का आप यूज़ करोगे? जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तेल द्वारा शीतलन विधि का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वितरण ट्रांसफार्मर, लास्ट वाला। ठीक है, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? लघु वितरण की बात की। ठीक है गाइस, लघु वितरण ट्रांसफार्मर जो है अधिक धारा सुरक्षा, बकोल्स रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, लास्ट वाला आंसर राइट आंसर है। जो लघु वितरण ट्रांसफार्मर है उसमें सभी सुरक्षा युक्ति का हम यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि उसमें लौह क्षति न्यूनतम रहे। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लौह क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि लौह क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर है उसमें कॉपर लॉस कितना होगा। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस नहीं होता है। ठीक है गाइस, आदर्श ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस नहीं होता है, या आप शून्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता है आपका? डी वाला, नहीं होता या शून्य होता है। ठीक है, तो आपका 39 क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का कार्य क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास फ्लक्स उत्पन्न करना, सॉरी इधर हो गया ये, फ्लक्स उत्पन्न करना, वोल्टेज बढ़ाना, करंट बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी को कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स उत्पन्न करना, राइट आंसर ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर है, मुख्य भाग होता है ट्रांसफार्मर ब्रीदर, तो उसमें प्रमुख प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? ठीक है, तो क्या है उसमें? सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य है। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ के रखना। ठीक है, टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ के रखना, बी वाला राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली ताज़ा सिलिका जेल का रंग क्या होता है? ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जो जेल होती है, ब्रीदर में जो सिलिका जेल होती है, ताज़ा कंडीशन में उसका जो रंग है वो कैसा होता है आपको बताना है। ठीक है, ताज़ा कंडीशन में उसका जो रंग है गाइस वो हमेशा कैसा होगा? नीला। ठीक है, ब्लू। ठीक है, सिलिका जेल का जो रंग है ताज़ी अवस्था में ब्लू होता है। ठीक है, अब शुष्क सिलिका जेल का रंग पूछा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क सिलिका जेल का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए, तो शुष्क सिलिका जेल का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए? हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। ठीक है, ठीक है गाइस, हल्का गुलाबी इसका रंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। गाइस, नमी अगर आपके नमी को सोख लिया तो उसका जो रंग है वो कैसा होगा? ठीक है, सिलिका जेल नमी सोखने के बाद उसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? गुलाबी। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। जब नमी को सिलिका जेल सोख लेती है तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बकोल्स रिले का प्रयोग है। बकोल्स रिले का प्रयोग है। ठीक है गाइस, बकोल्स रिले का जो प्रयोग है वो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में हम करते हैं। ठीक है, बकोल्स रिले का जो प्रयोग है वो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता पर सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो परिपथ की जो इस व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे हम लोग?
बताइए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, अनुनाद। ये कंडीशन जो है अनुनाद की कंडीशन में होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, टैप्ड ट्रांसफार्मर क्या होते हैं आपको बताना है। ठीक है, टैप्ड ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों। ठीक है, कई मध्य सिरे निकाले गए हों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, टैप्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें हम टेपिंग लेते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, टैप्ड है, नाम से स्पष्ट है, जिसमें हम टेपिंग लेंगे वही आपका क्या, टैप्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, 47 क्वेश्चन है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वो किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, विद्युत वाहक बल की बात किया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, केवल आवृत्ति पर, केवल लपेटों की संख्या में आवृत्ति पर, केवल आवृत्ति में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, आवृत्ति लपेट संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला, आवृत्ति लपेटों संख्या में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ठीक है, राइट आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर में तेल का क्यों यूज़ करते हैं, मैंने, ठीक है, इससे पहले भी आपको बताया, ट्रांसफार्मर में जो हम तेल यूज़ करते हैं शीतलन के लिए इसका यूज़ करते हैं, शीतलन या कूलिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, तो तेल विधि का जो यूज़ है, तेल द्वारा शीतलित विधि का जो यूज़ है, 500 kVA जो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम इसका तेल द्वारा शीतलित विधि का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है गाइस वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगर आपको पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, 51 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर तेल का जो न्यूनतम फ्लैश बिंदु है वो कितना होना चाहिए, 135 अंश सेल्सियस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा कितनी होती है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा कितनी होती है। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें शून्य लोड धारा जो है 75 अंश जो है ये होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। उसके बाद है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य अंतर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो मध्य अंतर है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला उसका आंसर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीयक का अनुपात होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो अनुपात है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो 1:1 होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काय में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको बताना है तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है गाइस, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौ क्षति 1000 वाट है तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी। ठीक है, आपको आंसर देना है तो आप डायरेक्टली जल्दी से निकाल लेंगे ताम्र क्षति। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ लोड की बात किया है तो स्क्वायर में लग जाएगा फार्मूला। उसके बाद कितना है ये, कितना निकल जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4। उसके बाद पूर्ण क्षति 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, आपकी पूर्ण क्षति कितनी है, 1000 वाट। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको काट दोगे 4 से 1000 को तो कितना हो जाएगा आपका 250 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 250 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति होगी। ठीक है गाइस, तो ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता की कंडीशन में रहता है, कोई ट्रांसफार्मर आपका अधिकतम दक्षता की स्थिति बोल दे किसी क्वेश्चन में, तो अधिकतम दक्षता की स्थिति कब होती है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जब अधिकतम दक्षता की स्थिति कब होगी, जब उसकी लौ क्षति इजिकल टू ताम्र क्षति। ठीक है, लौ क्षति
इजिकल टू क्या होगी आपकी ताम्र क्षति। तब जाके कोई ट्रांसफार्मर जब है उसकी अधिकतम दक्षता की स्थिति होगी जब उसकी दोनों क्षति जब बराबर होगी। तो जब आपकी लौह क्षति कितनी है 500 वाट है तो आपकी ताम्र क्षति भी कितनी होगी 500 वाट, क्योंकि अधिकतम दक्षता कंडीशन में ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 वाट, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठक 900 वाट है और पूर्ण भार पर लघुपथ परीक्षण में 1600 वाट है, अर्ध भार पर लो हानि क्या होगी। ठीक है, तो काय की बात क्या है, मीटर पाठक 900, हाँ खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठक 900 वाट है। ठीक है, तो पूर्ण भार पर लघुपथ परीक्षण में 1600 वाट है, तो अर्ध भार पर लौ हानि क्या होगी। लौ हानि की बात किया है। ठीक है, आयरन लॉस, आयरन लॉस कैसा होता है, स्थिर हानि है। ठीक है, चाहे हाफ लोड हो या फुल लोड, आयरन लॉस की जब भी बात करेगा तो ये स्थिर हानि है, चाहे हाफ लोड हो या शून्य लोड हो या फुल लोड। ठीक है, तो हाफ लोड पे अगर उसकी 900 वाट है तो फुल लोड पे उसकी भी हानि कितनी रहेगी 900 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका बहुत ईजी है। एक 2200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडलन में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी से बन जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में 2000 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि प्राइमरी में अगर 2000 वोल्ट है, सेकेंडरी में 200 वोल्ट है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो सूत्र आपसे निकाल लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के सूत्र से ही। ठीक है, तो 200 वाट बटे कितना हो जाएगा नीचे 2000 इजिकल टू कितना आपका द्वितीय कुंडलन में कितना बोला है 66, तो प्राइमरी के आपको निकालना, तो आपको x मान सकते हो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, अरे 2 से कितने बार जाएगा 10 बार। ठीक है, तो 66 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 660। तो आपकी प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या है, ठीक है, आपको निकालना था प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 660। ठीक है गाइस, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 660, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज होगी। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बोला है प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है। ठीक है, तो आपका क्या है 2:3 कर लेंगे, इजिकल टू कितना प्राइमरी वोल्टेज की बात किया है, तो प्राइमरी वोल्टेज नीचे में अपन प्राइमरी वोल्टेज आपकी 3 थी, अनुपात इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नीचे कितना आ जाएगा 30 और ऊपर x हम मान सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काट देते हैं जल्दी से, 1 मिनट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला अच्छे से। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है, स्टेप अप की बात किया। ठीक है गाइस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात किया है, मतलब इसकी सेकेंडरी में जो इसका अनुपात है वो कैसा रहेगा, सेकेंडरी का अनुपात 3 रहेगा और प्राइमरी का अनुपात 2 रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट है आपकी। ठीक है, आपको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, इस टाइप से होगा। तो इसको काट देते हैं 1/5। ठीक है, जब इसको 1/5 में हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 45। ठीक है, ए वाला 30 का गुणा आप 1.5 में करके देख लेना, 45 वोल्ट आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीयक कुंडली में टर्नों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा। ठीक है, प्रति फेरा विभवांतर होगा, प्रति फेरा की बात किया है। ठीक है गाइस, देख लेते हैं जल्दी से, तो डायरेक्टली वैसे निकाल लेंगे। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कितनी है आपकी 3000, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी है 1000, इजिकल टू क्या बोला, यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट हो, मुख्य कुंडली बोले तो प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कितने की है 80 वोल्ट की, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की आपको सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे, उसके बाद आप द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर निकालोगे। ठीक है, तो x का मान आप निकालोगे तो x का मान क्या निकल जाएगा, इसमें मुख्य कुंडली में आपकी 80 वोल्ट है तो AC प्रयुक्त की जाती है, द्वितीय कुंडली में प्रति फेरा विभवांतर होगा। ठीक है, तो आप पूरे विभवांतर, आप टोटल विभवांतर निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है मैंने बता दिया, 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ कितना बचा 8 3 24, 240 वोल्ट आपका। ठीक है, द्वितीय कुंडली का वोल्टेज निकल गया। ठीक है, अब द्वितीय कुंडली में टर्नों की संख्या कितनी है 3000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3000 है आपकी, ठीक है, बटे में ऊपर कितना आ जाएगा
40 वोल्ट। ठीक है, जल्दी एक बार समझ लेते हैं। हमको क्या बोला, प्रति फेज टर्नों की संख्या निकालना, फेरा विभवांतर, एक फेज में आपका कितना विभवांतर होगा। ठीक है, तो आपका टोटल विभवांतर कितना था, 240 वोल्ट। सेकेंडरी का विभवांतर कितना था, 240 वोल्ट, और उसमें टर्नों की संख्या कितनी है, 3000। ठीक है, तो प्रति फेज आपका उसमें निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 0.08 वोल्ट। ठीक है, सी आंसर आपका राइट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र में खाली स्थान है। ठीक है, परिणामित्र में खाली स्थान है, तो परिणामित्र जो है ताम्र हानि भी होती है, वायु हानि भी होती है, घर्षण हानि भी होती है, और इसमें उपयुक्त सभी। परिणामित्र मतलब क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर। परिणामित्र काय की बात किया है, ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ट्रांसफार्मर, परिणामित्र को हिंदी में हम निम्बी पैटर्न में परिणामित्र भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें सभी हानियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती है। ठीक है, तो कब कम कर सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। ठीक है, स्टील पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर है, आयरन कोर पलटनों की मोटाई कम करके, ट्रांसफार्मर लोड पर कम करके, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कैसे करोगे, स्टील पलटनों सिलिकॉन अंश को घटाकर। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। 64 क्वेश्चन है, प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर जो है, प्रवर्धन की तुलना में, प्रवर्धन मतलब एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर जो है निर्गत पावर नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, निर्गम पावर जो होती है उसको वो नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्रांसफार्मर कोर की पटलों पर इनमल परत लेपित क्यों की जाती है। ठीक है, इनमल परत लेपित क्यों की जाती है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसके सामने, पटलों के संरक्षण को रोकने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध पटलों पर रोधी करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसे हम लेपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन 3 तार सर्विस के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होती है। संयोजन की बात किया है तो जिसकी, ठीक है, 4 तार मतलब आपका स्टार कनेक्शन, और 3 तार बोला तो डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला इसका आंसर। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है 67, ट्रांसफार्मर के किसी भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग जो पार्ट होता है उसमें सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर में सबसे गर्म होने वाला भाग, जो ऊष्मा उत्पन्न होने वाला भाग है, वो क्या होता है, इसमें वाइंडिंग। ठीक है, सी आंसर, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ट्रांसफार्मर की कॉइल मोटे तार के बने हों तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वो मोटे तार के बने होंगे तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कॉइल के जो तार है वो अगर मोटे तार से बने होंगे तो ऑप्शन है आपके सामने, भंवर धारा क्षतियाँ अधिक होगी, हिस्टैरिसीस क्षति कम होगी, ताम्र क्षति बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा रिसाव जो होता है, जो लॉस होता है, वो कैसा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में कपलिंग का सबसे वंचित फ्यूचर क्या है। ठीक है, कपलिंग का सबसे वंचित फ्यूचर क्या है, तो इसका आंसर क्या है आपका, चौड़ी और आवृत्ति सीमा। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 400 तथा सेकेंडरी में 1000 टर्न है। प्राइमरी को 520 वोल्ट देने पर सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ का जो मान है वो हमको ज्ञात करना है। तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी में 400 टर्न है। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ, ES/EP। ठीक है, मतलब सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अपान प्राइमरी में टर्नों की संख्या इजिकल टू क्या होता है आपका, सेकेंडरी वोल्टेज VS/VP। ठीक है, या आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कितनी है, 1000 आपकी, और प्राइमरी में टर्नों की संख्या 400। उसके बाद है प्राइमरी में वोल्टेज जो 520 है, अपन हमको सेकेंडरी की वोल्टेज निकालना है। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे आप लोग। उसके बाद 5200 हो जाएगा। 5200 को आप 4 से भाग दे दोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, बी वाला आपका राइट आंसर है, 1300। ठीक है,
काट के निकाल लीजिएगा आप लोग जल्दी से। अब देखते हैं 25 kV रेटिंग के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 500 और सेकेंडरी में 50 टर्न है। प्राइमरी को 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई देने पर सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ तथा प्राइमरी में फुल लोड करंट का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको? सप्लाई सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ का मान भी ज्ञात करना है आपको, और प्राइमरी में फुल लोड करंट का मान भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करोगे आप लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको आंसर बता दूँ, तो इसका आंसर क्या है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, केवी रेटिंग की बात किया, 25 केवी रेटिंग का एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 500 और सेकेंडरी में 50 टर्न है। प्राइमरी में कितनी है? प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 500 और सेकेंडरी में 50। ठीक है, एक मिनट, चलिए देख लेते हैं। 500 बटे आपको ऊपर में क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, सेकेंडरी में। उसके बाद आपको क्या प्राइमरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है? 3000। प्राइमरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है? आपको सेकेंडरी की वोल्टेज निकालना है। 50 हर्ट्ज का आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 30,000 वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया ये? 30,000 वोल्ट। अब क्या बोला है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, प्राइमरी में 500 बोला है और सेकेंडरी में 50 टर्न बोला है। ठीक है, तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कितनी है? 50 और प्राइमरी में 500 इजिकल टू आपका प्राइमरी में 3000 वोल्ट है, सेकेंडरी आपका वोल्टेज ज्ञात करना है। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, आपका कितना बचा? 300 वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोला है आपका क्वेश्चन? प्राइमरी में फुल लोड करंट का मान हमको ज्ञात करना है। करंट का मान भी आपको ज्ञात करना है, तो करंट का मान कैसे ज्ञात करोगे आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है, तो करंट का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे कि 25 kV रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 25 kV का ट्रांसफार्मर, इसको हम अगर सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट की बात किया है तो किलो में कितने? 1000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25,000 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। और आपकी वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज कितनी है? 3000 वोल्ट है। ठीक है, 3000 वोल्ट, तो ये वोल्ट से वोल्ट कट गया, 3 0 से इसकी 3 0 कट गई, और 3 से आप इसको भाग दे दोगे तो कितना निकल जाएगा? 8.33। ठीक है, 8.33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी जो सेकेंडरी की जो वोल्टेज सेकेंडरी की जो वोल्टेज निकल रही थी वो कितनी निकल रही थी? 300, और इसकी जो करंट निकले वो कितनी निकलेगी? 8.33 एम्पियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की गणना में वोल्टेज रेगुलेशन की कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो गणना होती है वोल्टेज रेगुलेशन की, उसमें कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? तो ट्रांसफार्मर की गणना में हम वोल्टेज रेगुलेशन की स्टेप डाउन विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्टेज डाउन विधि का या स्टेप डाउन विधि का आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, लोड के पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है उसमें हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओपन सर्किट टेस्ट कौन सी वाइंडिंग में करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट कौन सी वाइंडिंग में करते हैं? तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम ओपन सर्किट टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हम लौ क्षति या आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन सी यानी ज्ञात करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संपनर टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, संपनर टेस्ट जो है जिसमें हम तापमान, दक्षता, वोल्टेज रेगुलेशन ये सभी, तो इससे हम ये सभी ज्ञात करते हैं संपनर टेस्ट, और इसका जो ज़्यादातर यूज़ है तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थिर हानि है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्थिर हानि है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से स्थिर हानि कौन सी है। ठीक है, तो आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गाइस स्थिर हानि जो है वो आयरन लॉस है। ठीक है, लौ क्षति, ये कैसी होती है? स्थिर हानि होती है। ठीक है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ पर होता है? ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है वो कहाँ पे होगा गाइस, ये आपको बताना है।
ठीक है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कोर में होता है, ठीक है। ये स्थिर हानि होती है। ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है ये कोर में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। अब है आपका ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कुल हानि का कितने प्रतिशत होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस जो है कुल हानि का कितने परसेंट होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है गाइस वो 15% होता है कुल हानि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कुल हानि का कितने प्रतिशत होता है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो है कुल हानि का कितने प्रतिशत होता है, तो कॉपर लॉस जो है वो कुल हानि का 85% होता है और इसमें 15% जो है वो लव हानि होती है, आयरन लॉस। कॉपर लॉस 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किसके कारण होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति होती है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति कब होगी, जब कॉपर लॉस इजिकल टू आयरन लॉस या परिवर्तित हानि इजिकल टू स्थिर हानि, या इन दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की कंडीशन में, ठीक है। आप आयरन लॉस इजिकल टू कॉपर लॉस बोलो या स्थिर हानि इजिकल टू परिवर्तित हानि बोलो, दोनों बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 900 वाट तथा फुल लोड कॉपर लॉस 1600 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर 100 kV रेटिंग का है तो कितने लोड पर वह अधिकतम दक्षता की स्थिति दर्शाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। जिसमें क्या बोला है, 900 वाट का क्या है आपका, आयरन लॉस कितना है 900 वाट है और कॉपर लॉस कितना है 1600 वाट, और 100 kV रेटिंग का है तो कितने लोड पर वह अधिकतम दक्षता की स्थिति दर्शाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है फुल लोड KVA इंटू आयरन लॉस अपान फुल लोड, ठीक है, कॉपर लॉस। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। 100 kVA की रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, करनी में आपका रूट में 900 अपान में कितना 1600, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए तो 3/4 हो जाएगा। इधर कितना है 100, ठीक है। 100 इंटू 3/4, ठीक है गाइस। तो कितना आ जाएगा आपका 75, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 75 किलोवोल्ट एम्पियर, ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ट्रांसफार्मर में कुल हानि 1000 वाट है तो कॉपर लॉस के किस मान पर वह अधिकतम दक्षता दर्शाएगा, ठीक है। कुल हानि आपकी 1000 वाट है तो कॉपर लॉस के किस मान पर वह अधिकतम दक्षता दर्शाएगा, ठीक है। अधिकतम दक्षता की स्थिति कब होती है, जब आपकी कॉपर लॉस और आपका लव हानि, सॉरी आयरन लॉस या लव हानि बोल सकते हो आप इसको, जब आपका कॉपर लॉस और लव आयरन लॉस जो है जब बराबर होगा तब वो फुल दक्षता की स्थिति होगी, अधिकतम दक्षता की स्थिति होगी। तो आपका जो है ट्रांसफार्मर कुल हानि कितनी है 1000 वाट, जब इनको हम 50-50 में बांट देंगे तो टोटल लॉस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 1000 वाट, ठीक है। तो आपका क्या बोला है, अधिकतम दक्षता दर्शाएगा, तब वो क्या होगा 500 वाट, जब इसकी हानि होगी कॉपर लॉस और आयरन लॉस कितना होगा 500 वाट, तब जाके ये अधिकतम दक्षता की स्थिति को दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ट्रांसफार्मर का शून्य भार पर आयरन लॉस 500 वाट हो तो अधिकतम दक्षता पर उसका कॉपर लॉस क्या होगा, ठीक है। तो यदि ट्रांसफार्मर का शून्य भार पर आयरन लॉस 500 वाट हो तो अधिकतम दक्षता पर उसका कॉपर लॉस भी कितना होगा 500 वाट ही, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 500 वाट, ठीक है। यदि ट्रांसफार्मर का शून्य भार पर आयरन लॉस 500 वाट हो तो अधिकतम दक्षता पर उसका कॉपर लॉस भी कितना हो जाएगा 500 वाट। पहले जैसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है गाइस, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है 99%, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% होती है, बी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है लोड के परिमाण तथा पावर फैक्टर पर ये निर्भर करती है, मतलब कि दोनों, ठीक है। लोड के परिमाण तथा पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, लोड के परिमाण तथा पावर फैक्टर मतलब अर्थात सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मशीन की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है,
तो आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का क्रम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो क्रम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार क्रम, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता किस लोड पर अधिकतम रखी जाती है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो दक्षता है वो हाफ लोड पर हम अधिकतम रखते हैं। तो कौन सा लोड हो जाएगा, 50%। ठीक है, ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने केवी रेटिंग तक के बनाए जाते हैं। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं ये 250 केवी रेटिंग तक के बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, सी वाला 250 केवी है। अब 93 क्वेश्चन है। पावर ट्रांसफार्मर की फुल लोड पर दक्षता होती है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर की जो फुल लोड पर जो दक्षता है वो कैसी होगी, उच्चतम, मतलब 99%। ए वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो केवीए रेटिंग है वो कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है, स्टेबलाइजर, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, वेरिएक, सभी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो सभी में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ट्रांसफार्मर के कौन से भाग को सांस लेने वाला भाग कहते हैं, तो ब्रीदर। ठीक है, इसका ए वाला राइट आंसर है, ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकोल्स रिले का यूज़ कितने केवी की रेटिंग के तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, तो 500 केवी से ऊपर की जो रेटिंग होती है उसमें हम बकोल्स रिले का ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन, बकोल्स रिले का कार्य क्या है। ठीक है, तो बकोल्स रिले का कार्य क्या है, आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा तथा सुरक्षा प्रदान करना, ये दोनों कार्य इसके हैं। ठीक है, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला, वोल्टता नियमन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। ठीक है, वोल्टता नियमन जो है निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरण। ठीक है, लास्ट वाला डी वाला इसका आंसर है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया था। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्दी आएगा। जो बचे क्वेश्चन आपके, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने बहुत सारे कवर किए हैं, जो आपका बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।